यदि आप किसी गोले यानी स्फीयर के केंद्र में एक आवेश रखते हैं, एक चार्ज रखते हैं, तो हमने देखा है कि गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर ये गोला न होकर कोई अनियमित आकार, कोई इरेगुलर शेप की बंद सतह होती और उसमें आवेश होता, तब भी फ्लक्स का मान वही रहता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा Q बटे एप्सिलॉन नॉट रहेगा, चाहे आवेश सतह के अंदर कहीं पर भी स्थित क्यों ना हो। और यदि सतह के भीतर कई आवेश हो तो कुल फ्लक्स उन सभी आवेशों के योग को एप्सिलॉन नॉट से विभाजित करने से मिलता है। इससे ही हम गॉस का नियम कहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य गणितीय रूप से ये साबित करना है कि ये नियम न केवल गोलों के लिए बल्कि किसी भी आकृति के लिए सत्य है। तो हम शुरुआत एक गोले से ही करते हैं। याद कीजिए कि हमने एक गोले के लिए गॉस का नियम कैसे सिद्ध किया था। हमने कहा था कि पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई बराबर ई ए, जहाँ ई है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए है सतह का लंबवत क्षेत्रफल यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एरिया। हालांकि हमें इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना चाहिए, लेकिन चूंकि किसी बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हर जगह समान होता है और गोले की पूरी सतह पर लंबवत क्षेत्रफल समान होता है, तो हम इसे सीधे लिख सकते हैं। E बराबर Q बटे 4πε0 r स्क्वायर, जहाँ r गोले की त्रिज्या यानी रेडियस है और पूरे गोले की सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर। इसीलिए फाई बराबर Q 4πr स्क्वायर बटे 4πr स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम इन दोनों को देखें तो 4πr स्क्वायर और 4πr स्क्वायर एक दूसरे को काट देते हैं और हमें मिलता है फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी गोले से गुजरने वाला फ्लक्स सिर्फ Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एक तेज और आसान तरीका था गोले के लिए गॉस लॉ को सिद्ध करने का। अब अनियमित आकृति के लिए इसे कैसे साबित करें? क्योंकि इसमें तो हर जगह विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अजीब सा होगा। लगता है कि ये मुश्किल होने वाला है। तो इसे सिद्ध करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे रिचर्ड फाइनमैन की किताब में उपयोग किया गया तरीका बहुत पसंद है। कल्पना करें कि कोई भी बंद सतह है, कोई भी क्लोज सरफेस है जिसमें एक आवेश Q स्थित है। अब इस आकृति के अंदर एक छोटा गोला यानी एक स्फीयर बना लेते हैं जिसका केंद्र उसी आवेश यानी उसी चार्ज पर हो। हमें इस गोले के लिए फ्लक्स का मान पता है जो होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें यह दिखाना है कि बड़े अनियमित आकार से निकलने वाला फ्लक्स और छोटे गोले से निकलने वाला फ्लक्स दोनों ही समान है। यह सिद्ध करने के लिए हम सतह को छोटे छोटे पृष्ठीय अवयवों यानी सरफेस एलिमेंट्स में विभाजित करेंगे। जैसे हम यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से बना रहे हैं, अब आप कल्पना कीजिए कि ये एक दूसरे से बहुत करीब है और ये एकदम बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज की तरह है। मतलब ये सब एकदम छोटी सी सतहें हैं। प्रत्येक छोटे हिस्से के लिए फ्लक्स की गणना करनी है और देखना है कि ये छोटे गोले के बराबर है या नहीं। चूँकि ये सभी छोटे टुकड़ों के लिए सत्य होगा, तो पूरी सतह के लिए फ्लक्स भी Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो इस छोटे से टुकड़े का विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसे हम φ1 कह देते हैं। सिर्फ इस टुकड़े के माध्यम से विद्युत फ्लक्स उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, जिसका मान हमें पता है। यह है Q बटे 4πε0 r स्क्वायर। फिलहाल हम इसे E के रूप में लिखेंगे, तो ये होगा फाई बराबर E गुणा लंबवत क्षेत्रफल। अब
चूंकि ये एक गोला यानी स्फीयर है, हमें पता है कि सभी बिंदुओं पर इसकी सतह त्रिज्या के यानी रेडियस के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र हमेशा त्रिज्या के साथ दिशा में होते हैं, इसलिए ये सतह अपने आप लंबवत यानी परपेंडिकुलर हो जाती है। तो यदि इस पूरे क्षेत्र को ए कहा जाए तो ये संपूर्ण सतह लंबवत होगी और परिणाम स्वरूप इस सतह के माध्यम से विद्युत फ्लक्स होगा ई ए। अब आइए पता लगाते हैं कि इस दूसरे टुकड़े के माध्यम से विद्युत फ्लक्स कितना होगा और ये साबित करते हैं कि ये भी ई ए के बराबर ही होगा। ठीक है, इसे कैसे करें? इस टुकड़े के माध्यम से विद्युत फ्लक्स को φ2 कहते हैं। तो ये हमें मिलेगा विद्युत क्षेत्र और लंबवत क्षेत्रफल को गुणा करने पर। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा त्रिज्यीय यानी रेडियल दिशा में होता है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र ई से कम होगा क्योंकि अब हम ज़्यादा दूरी पर है। लेकिन कितना कम होगा? अगर हम इसे ई डैश कहें तो इसका मान निकालना है, तो हम ई डैश को ई के रूप में लिखना चाहेंगे। एक तरीका यह है कि हम दूरी यानी डिस्टेंस को देखें। मान लीजिए ये दूरी r है और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी nr है। और ध्यान रखें कि क्योंकि ये एक बहुत छोटा टुकड़ा है, सूक्ष्म भाग है, इसलिए ये सभी दूरियां समान होगी, ये सभी nr के बराबर होगी लगभग। अब हमारा सवाल ये है कि अगर ये दूरी r और ये दूरी nr है और यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E और यहाँ E डैश है, तो E डैश और E का क्या संबंध होगा? क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? क्या आप E डैश को E के संदर्भ में लिख सकते हैं? कोशिश कीजिए। ठीक है, ये E को किसी चीज से विभाजित करके प्राप्त होगा, तो E डैश होगा Q बटे 4πε0 n स्क्वायर R स्क्वायर। और यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये संपूर्ण मान E है, इसलिए हम कह सकते हैं E डैश बराबर E बटा n स्क्वायर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E डैश है E बटे n स्क्वायर के बराबर। अगर हम इस पर विचार करें तो ये तर्क संगत लगता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र 1 बटे r स्क्वायर के अनुसार घटता है। यदि हम दूरी को n गुना बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र n स्क्वायर के अनुसार घट जाएगा। यही 1 बटे r स्क्वायर का नियम है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र n स्क्वायर के अनुपात में कम हो गया है। लेकिन याद रखें कि हमें इस पूरे क्षेत्रफल की चिंता नहीं है, हमें केवल लंबवत यानी परपेंडिकुलर क्षेत्रफल की चिंता है और ये क्षेत्रफल लंबवत नहीं है। हम जानते हैं कि इसे देखना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा झुका हुआ है, इसीलिए ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं है। तो हमें उस क्षेत्रफल की गणना करनी होगी जो वास्तव में लंबवत हो। आइए इसे बनाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये क्षेत्रफल एक घटक, एक कंपोनेंट है। मान लीजिए ये इस क्षेत्रफल का वो घटक है जो हमारे विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब प्रश्न ये है कि क्षेत्रफल इस मूल क्षेत्रफल की तुलना में कितना है? पहली नज़र में लगता है कि चीज़ें अधिक जटिल हो गई है, मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास एक लंबवत घटक यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है। लेकिन आप ध्यान से देखें और सोचें तो वास्तव में चीज़ें आसान हो गई है। इस क्षेत्रफल की गणना करना आसान है। यदि आप ध्यान दें तो ये क्षेत्रफल और ये आवेश मिलकर एक सुंदर शंकु, एक कोन बना रहे हैं। हमें ये दूरी r दी गई है और हमें ये भी पता है कि ये n गुना r है। अब क्या आप ज्यामिति का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि ये क्षेत्रफल a, तो ये नया क्षेत्रफल कितना होगा? ये a से बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा? क्या आप तुलना कर सकते हैं? रोकिए वीडियो को और सोचिए। ठीक है, आइए इसे पुनः बनाते हैं और ताकि हम इसे और अच्छे से देख पाए। इस क्षेत्रफल की गणना के लिए पहले हमें व्यास यानी डायमीटर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हमें त्रिज्या यानी रेडियस ज्ञात होगी तो हमें क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी। अब हमें दो त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स दिख रहे हैं और यदि आप देखें तो वे समान त्रिभुज है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, क्योंकि इसका एक कोण अभयनिष्ठ कोण है यानी कॉमन एंगल है और इसके अन्य संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल भी समान है। इसका अर्थ है कि इनकी भुजाएं समान अनुपात में यानी सेम रेशियो में है। तो यदि ये भुजा n गुना बड़ी है तो ये व्यास भी n गुना होगा।
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये त्रिज्या भी n गुना बड़ी होगी। यदि त्रिज्या n गुना अधिक है तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई n स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर गुणा a, क्योंकि a क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो हमें मिलता है कि ये नया क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना मूल क्षेत्रफल के बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि बेहद ही सुंदर चीज़ हो गई है। आप देख रहे हैं कि n स्क्वायर और n स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। मैंने पहले कभी इतनी खुशी से किसी चीज़ को नहीं काटा, और इसके परिणाम स्वरूप इस सतह के माध्यम से फ्लक्स बिल्कुल उसी के बराबर होगा जो पहले था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम दूरी बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र तो n स्क्वायर के अनुपात में घट जाता है, लेकिन क्षेत्रफल n स्क्वायर के अनुपात में बढ़ जाता है। इसीलिए उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट समान रहता है, और इस सतह से फ्लक्स ठीक उतना ही है जितना पहले वाली सतह से था। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे गोले से फ्लक्स उतना ही होगा जितना इस सतह से था, और इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि इस संपूर्ण बंद सतह से फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, उत्साहित होने से पहले याद रखें कि गॉस का नियम एक से अधिक आवेशों के लिए भी काम करता है। हम इसे कैसे सिद्ध करें? मान लीजिए यहाँ एक और आवेश Q2 होता, तो हम ये कैसे सिद्ध करें कि अब फ्लक्स Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट होगा? इसे सिद्ध करने के लिए हम Q2 के कारण उत्पन्न फ्लक्स की गणना अलग से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक छोटा गोलाकार पृष्ठ, एक टाइनी स्फेरिकल सरफेस बना सकते हैं, और उसी विधि से सिद्ध कर सकते हैं कि इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अध्यारोपण सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग कर सकते हैं। दोनों आवेशों के कारण कुल फ्लक्स होगा Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट। और हम यही सिद्धांत किसी भी संख्या के आवेशों के लिए उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो अंदर कहीं पर भी स्थित हो। लेकिन अंततः याद रखें कि गॉस का नियम कहता है कि बाहरी आवेश यानी आउटसाइड चार्जेस फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देते। इसे भी हम सिद्ध करेंगे। मान लीजिए यहाँ Q3 नामक एक बाहरी आवेश है, तो क्या हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसके कारण फ्लक्स शून्य होगा? बिल्कुल। हम फिर से वही तकनीक अपनाएंगे। हम इस संपूर्ण बंद सतह को छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। मान लीजिए हमने इसे इस प्रकार विभाजित किया। अब यहाँ दो सतहें हैं। अब इसी विचार का उपयोग करके हम सिद्ध कर सकते हैं कि इस सतह में प्रवेश करने वाला फ्लक्स बिल्कुल उतना है जितना इस सतह से बाहर जा रहा है, और यही प्रक्रिया संपूर्ण सतह के लिए अपनाने पर हम सिद्ध कर पाएंगे कि कुल फ्लक्स शून्य होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि बाहर 100 आवेश भी हो तो उनका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। अब हमने पूरी तरह से गॉस के नियम को सिद्ध कर दिया है। बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सतह के भीतर स्थित कुल आवेशों को एप्सिलॉन नॉट से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ये निश्चित रूप से भौतिकी के सबसे सुंदर प्रमाणों में से एक है।